एंथ्रो में आप मुझे बताओ, पॉल टोपिनार्ड ने एंथ्रो को किस फील्ड से रिलेट किया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, तो बताओ मुझे, पॉल टोपिनार्ड जो थे उन्होंने फर्स्ट बुकिश डेफिनेशन दी थी एंथ्रोपोलॉजी की, तो वो आप लोग मुझे बताओ कि क्या एंथ्रो को इन्होंने किस चीज से रिलेट किया था, वो बताओ। वेरी गुड मनु, अखिल, फरा, हिस्ट्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, आपको यानी कि रिकॉल हो रही है चीजें। अच्छा, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी किसको बोला जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? वेरी गुड, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि एंथ्रोपोलॉजी हैज मेनी फादर्स, तो आपको इसके बदले मुझे जवाब देना चाहिए था कि एंथ्रोपोलॉजी हैज मेनी फादर्स, फिर बोलना कि सम कंसिडर एरिस्टोटल एज फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिर कुछ जैसे ब्रिटिश वाले हैं तो किसी एक को सोचते हैं कि वो है, जो यूएस वाले हैं वो किसी और को सोचते हैं कि फ्रांस बोइस को है, तो इस तरीके से अलग अलग मदर्स मदर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बताओ, हु इज कंसिडर एज मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और अमंग द मदर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? फेमिनिस्ट्स के नाम बताओ, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनका नाम बताओ, और खासकर इंडिया से बताओ, कोई अगर कोई इंडिया से आपको पता है, इंडिया से कोई अगर एंथ्रोपोलॉजी, मैंने पढ़ाया नहीं है ये, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने अभी तक फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उस बेस पे पढ़ाओ। लीला दुबे, वेरी गुड। लीला दुबे देखो रिसेंट की है, इस वक्त है, उसने अभी अभी लक्षद्वीप पे स्टडी करी हुई है, तो उसको हम मदर बोल देंगे आज की डेट में। तो लीला दुबे तो आज की जनरेशन में है ना, इससे पहली जनरेशन वाली भी होंगी, तो उनके बारे में आपने सोचना है। ऐसे आपने ठीक बोला है, शी इज द फेमिनिस्ट लीला दुबे, इस वक्त बहुत न्यूज में है, मैंने आपको बोला था कि इस पे क्वेश्चन आए भी, हाँ आई कारवे, इरावती कारवे, ठीक है। तो इरावती कारवे जो है, इन्होंने इंडिया में कास्ट स्टडी की थी, बड़ी सारी ट्राइब्स पे भी स्टडी करी थी, तो ये रखना है। इरावती कारवे जो है, इनके जो फादर साहब थे, तो ये काफी अच्छी पोस्ट पे थे, बर्मा में रहते थे। बर्मा में एक नदी है इरावदी नदी, इरावदी नदी के नाम पर जो है इनका नामकरण हुआ है, इनका नाम इरावती उसी पे रखा हुआ है, इरावदी नदी जो है। इरावदी रिवर डॉल्फिन्स भी होते हैं जो इंडिया में चिल्का लेक में मिलते हैं। चलो शाबाश, मार्गरेट मीड, रुथ बेनेडिक्ट, बड़ी सारी है, ठीक है। जब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो आई होप कि आप लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट जो किया है, तो इसमें आपने अपने सिलेबस वगैरह जो है उसको प्रिंट आउट करके रखा होगा अपने सामने कहीं ना कहीं। तो जब मैं आपको बोलता हूँ ये नाम, तो आप चैप्टर नंबर 6 पे चले जाया करो, और चैप्टर नंबर 6 में जाके देखा करो, तो वहां पे आपको ये सारे नाम दिखेंगे। वहां पे आप चले जाओ चैप्टर 6 में, तो उसमें आपकी थियरीज वाला चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशो कल्चर, उसमें स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट आएंगे, उसमें आपको देखो टाइलर फ्रेजर दिखेगा, टाइलर दिखेगा, फ्रेजर दिखेगा, मॉर्गन दिखेगा। फिर आगे चले जाओ, उसके बाद हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म में फ्रांस बॉयस आएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डिफ्यूजनिज्म का स्कूल। फिर इसी तरीके से फंक्शनलिज्म आएगा, फंक्शनलिज्म में मेलिनोस्की आएंगे। फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में रेटली ब्राउन आएंगे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, उसमें लेवी स्ट्रॉस आएंगे। फिर लेवी स्ट्रॉस के और आगे चले जाओ स्ट्रक्चरलिज्म के बाद, तो फिर उसमें अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कल्चर मटीरियलिज्म आएगा मार्विन हैरिस का। फिर और आगे चले जाओ, फिर आपको ये सब मिलेंगे, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। तो कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल बेसिकली क्या था कि जो फ्रांस बॉयज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने खास करके इस्तेमाल किया। और फ्रांस बॉयज, मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक तो मैंने आपको हिंट दिया था पहले में कि इन्होंने एथनोसेंट्रिसिज्म के अगेंस्ट कल्चर रिलेटिविज्म लाया, और उसके बाद इन्होंने ना एंथ्रोपोलॉजी की मतलब 4 ब्रांचेस, 4 फोल्ड डिवीजन दिया एंथ्रोपोलॉजी को, और हर ब्रांच को फिर इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए भी एक अलग अलग यूनिक तरीके की चीजें जो है ये इस्तेमाल करी। अगर आप थोड़ा सा फ्रांस बॉयज के बारे में पढ़ोगे ना, तो देखना ये जहां रहते थे यूएस में, तो साथ में एक ट्राइब होती थी, तो ये डेली, इनके एक फ्रेंड थे उस टाइप के, डेली उनके साथ जाते थे, उनके घर में रहते थे, और जिस तरीके से वो डांस वगैरह करते थे ना, तो इन्होंने मतलब एक अपना एक क्लब बना लिया था, जो कि इन ट्राइब्स वगैरह पे या सिंपल सोसाइटीज पे रिसर्च करते थे, और वहां पे आके ना उनकी लाइफ को कैसे अडॉप्ट करना उस पर प्लेस करते थे। प्लेस मतलब ड्रामा, जैसे हमारे जम्मू में अभिनव थिएटर है, तो मान लो कि अब जैसे मैं एंथ्रो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट लेने लग पड़ो, तो हम क्या करें, अभिनव थिएटर में जाके वहां प्ले करने लग पड़े। मतलब जिस तरीके से ट्राइब वाले डांस करते हैं, तो मैं वहां डांस करने लग पड़ूं, आप भी मेरे साथ आके प्ले प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो जैसे उनकी शादी हो रही है कोई, तो उस तरीके से हम एक प्ले करें। फिर उनके डांस हैं, फिर उनके रिचुअल्स हैं, जैसे ट्राइबल्स के बहुत मतलब डाइवर्स सोसाइटी होती है, तो एक रिचुअल होता है इनमें पॉटलैच सेरेमनी। तो पॉटलैच सेरेमनी क्या होती है, उसमें जो वेल्थ इकट्ठी हो रखी होती है, जैसे ट्राइब्स में क्या होता है कि मान लो आपको कहीं से
कुछ सामान मिला खाने पीने का, तो जो चीफ होता है, ट्राइबल चीफ होता है, तो उसके घर में सब लोग, मतलब जैसे मान लो किसी का खेत है, वहां पे उसने कुछ उगाया या फॉरेस्ट प्रोड्यूस थी, मशरूम लाए उसने, तो लाके खुद थोड़े से लेता था, थोड़े से किसको दे देता था जाके, जो कि चीफ रहता है। तो चीफ के घर में क्या हो जाता है कि बड़ी सारी मटेरियल जो है इकट्ठा हो जाता है। और ट्राइब्स में ऐसा माना जाता है कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है ये सिन है। सिन इन द सेंस की हमारी जैसी आज की डेट है, मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है, तो हमारे में तो हर कोई चाहता है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करें, उसका मीन्स कुछ भी हो, चाहे वो लीगल मीन है या इलीगल मीन है। लेकिन ट्राइब्स में ऐसा नहीं, ये सिंपल सोसाइटीज होती हैं, इसमें एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को क्या माना जाता है, ईविल माना जाता है। और उसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास अपनी जरूरत से ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि कोई कैलेमिटी आएगी और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बड़ी सारी ट्राइब्स में क्या किया जाता है कि पॉटलैच सेरेमनी होती है, वो मनाई जाती है, और उसमें क्या किया जाता है कि ड्रेन कर दी जाती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसमें सारा एक एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे डोगरी में हम लोग ताम बोलते हैं जिसको। तो मान लो एक तरीके की ताम होगी, उसमें सब इनवाइट होंगे, सब खाओ पियो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको फिर फेंक दिया जाता है, या तो नदी में बहा दिया जाता है, या फिर बेसिकली जानवरों को खिला दिया जाता है। कहने का मतलब है कि दौलत इकट्ठी करना ट्राइब्स के लिए गुनाह है, वो नहीं करते। तो मान लो अभिनव थिएटर में हम उसको प्ले करने लग पड़े, तो फ्रांस बॉयज उस टाइप का बंदा था। और अगर आप देखोगे तो प्लेस भी आपको इसके दिखेंगे, मतलब इनके ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम वैसी बनाते थे, तो उस तरीके। तो फ्रांस बॉयज ने फिर एक टाइम पे क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो जो एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है, इसमें जनरली सारे के सारे रिसर्चर्स जो हैं ये मेल्स हैं, जितने भी थे उनसे पहले आपने कोई फीमेल सुनी नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि इसमें हमें एक फीमेल एंगल लाना पड़ेगा और कुछ फीमेल्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा हमें इस रिसर्च की स्टडी में, ताकि हमें फीमेल वर्जन भी तो पता चले, हमें फीमेल एक ओरिएंटेशन पता चले एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। तो फिर उन्होंने कुछ अपनी स्टूडेंट्स थी उनको ट्रेन किया, उनमें से ये 2-3 है, जैसे रुथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है। और फिर बाद में इनको भेजा गया, जैसे समोआ करके एक आइलैंड है यूएस में, तो वो समोआ में गए, वहां वहां पे उन्होंने देखा, एक बुक भी लिखी, कमिंग ऑफ द एज ऑफ समोआ। तो उसमें वहां पे उन्होंने उनका कल्चर स्टडी किया। और फिर इनकी डिबेट किस पे चलती है, इनकी डिबेट चली कि क्या कल्चर पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ ने ऐसे बोला कि कल्चर पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ ने बोला कि पर्सनैलिटी जो है वो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करती है। और फिर लास्ट में कुछ एक ऐसे आए, उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कल्चर पर्सनैलिटी को करता है या पर्सनैलिटी कल्चर को करती है, ये मिक्स है। कई जगह पे कल्चर पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है और कई जगह पे पर्सनैलिटी भी कल्चर को जो है ये इम्पैक्ट कर रही है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ये दोनों तरफ से चलता है। तो उस तरीके से फ्रांस बॉयस ने फेमिनिस्ट या फिर फीमेल्स को इंट्रोड्यूस किया इन द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और उससे ये जो ब्रांच थी इसको और हराइजन जो है इसका वास्ट कर दिया। तो इंडिया में भी ऐसे ही हुआ, इंडिया में भी ये जो इरावती कारवे वगैरह हैं, इन्होंने काफी अच्छे से स्टडी किया, इन्होंने विलेज स्टडीज काफी अच्छे से करी हैं, कास्ट हो गए, फैमिली, जैसे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इरावती कारवे। तो अभी लेटेस्ट में भी अगर हम देखें तो अभी लीला दुबे चल रही हैं, और भी काफी एंथ्रोपोलॉजी चलती रहती हैं। आपको जैसे आपने आंसर लिखना है कल को, एंथ्रोपोलॉजी इनका सब्जेक्ट है, तो आपने स्पेशली सर्च करना होता है कि इस वक्त फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं। तो उनका कोई भी रिसर्च होगा ना, वो आपने जरूर कोट करना, उसके आपके आंसर को एक वैरायटी मिलती है, न्यू डायमेंशन मिलता है, एग्जामिनर भी खुश होता है देख के। ठीक, चलो, वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं कि मैं वीडियो करता हूँ ऑफ और स्क्रीन करता हूँ शेयर, और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा सा फटाफट ब्राउज करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेंगे, आज हमने नेक्स्ट क्या देखना है। ठीक है, चलो शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको, हमने जहां से ये स्टार्ट किया था। तो ये हमने टेल वर्ड्स देख लिए थे, उसके बाद हमने ये मीनिंग स्कोप मतलब सिलेबस था, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, कंटेंट देखा था। फिर एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा था कि 2 पेपर आते हैं, सेक्शन ए में सोशो कल्चर है, सेक्शन बी में बायोलॉजिकल है। फिर चैप्टर 1.1 है, ये मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। फिर हमने देखा कि ह्यूमंस के 2 एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल और कल्चरल, और इनके क्या क्या ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशन थ्रू आउट स्पेस एंड टाइम। अब वेरिएशन 2 किस्म के हैं, एक कल्चरल वेरिएशन आएगी, एक बायोलॉजिकल वेरिएशन आएगी। बायोलॉजिकल वेरिएशन में क्या क्या आएगा, जैसे इंसान की बायोलॉजी, तो इसमें स्ट्रक्चर हो गया, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, उस हिसाब से।
स्किन कलर वेरी करता है, नोज फॉर्म, हेड फॉर्म, ये इस तरीके से ये वेरिएशन आ गई किसमें, हमारी बायोलॉजी में। फिर कल्चर में इसी तरीके से आती है, फूड हैबिट्स, ड्रेस पैटर्न, कॉस्ट्यूम्स, ये हमने देखा। फिर अरिस्टोटल ने कॉइन की है टर्म एंथ्रोपोलॉजी, ये सी हटन ने हमें बताया। फिर इमानुअल कांत जो था, इसको हमने देखा कि इसने पहली बार क्या दिया, बुक थी एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें बताया गया, इसने एनिमल ओरिजिन बताया मैन का, तो वो चीज हमने देखी, एनिमल ओरिजिन बताया, और उसने बोला कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू एवोल्यूशन। फिर ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में हमने देखा कि ये क्या बोलता है, एंथ्रो की डेफिनेशन ये बोलता है डिस्कोर्स ओवर ह्यूमन नेचर। फिर हमने ह्यूमन नेचर देखा कि ये 3 किस्म की होती है, फिजिकल, सोशल, कल्चर, इसको अभी छोड़ दो, ये आपको समझ नहीं आएगा। हाउ, अब ये जो डेफिनेशंस दे रहे थे, इन्होंने एक पहली डिबेट जो स्टार्ट करी वो ये थी कि क्या बायोलॉजिकल वाला जो एवोल्यूशन है ये इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, या फिर कल्चर इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजी। तो ये जो सर्कल है, ये हमने देखा कि दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल्स हमने ये देखी, बिग साइज टूथ, कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हमारी जो टूथ का साइज है ये छोटा हो गया। ये ऑलरेडी जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा यूट्यूब पे जाके चैनल, वो जो चैनल है उसमें वीडियो देख लो। और दूसरा मैरिज, वहां मैंने ऑलरेडी पहला लेक्चर अपलोड किया। ये मैरिज है कि मैरिज हमें पता चला कि जो ह्यूमंस में जो यूनिट है वो क्या है, मदर और इन्फेंट, तो इनकी डिपेंडेंसी होती है, उसकी वजह से मदर की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और फिर हमने देखा कि कैसे इसने जन्म दिया सोसाइटी को। फिर सोसाइटी में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसमें हम सोसाइटी में इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिसमें कुला रिंग, ये पॉट लैच जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारा इसमें पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमी में हम एक पूरा एवोल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले जो होते थे वो हंटर एंड गैदरर होते थे। हंटर एंड गैदरर यानी कि इकट्ठा सामान करके कहीं से खा लेते होंगे। फिर फिशिंग आ गए, फिशिंग कर लेते होंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे एडवांस हो गए तो धीरे धीरे ये था फूड कलेक्शन वाला सिस्टम। फूड कलेक्शन यानी कि फूड ऑलरेडी है, जैसे पेड़ पे फल लगे हुए हैं, मशरूम लगी हुई है जंगल में, तो उसको वहां से तोड़ के ला रहे हैं, या फिर हंट कर रहे हैं, मतलब मान लो कहीं गांव, मतलब जंगल में कोई डियर है, हिरन है, उसका शिकार करके ला रहे, तो हंट या गैदर कर रहे। फिशिंग मतलब पानी में फिशेस हैं तो उनको ही खा रहे। फिर धीरे फूड कलेक्शन से इंसान फूड प्रोड्यूसर बना। तो फूड प्रोड्यूसर में फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे हम लोग है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद रिसेंटली फिर हम लोग किस पे आ गए, एग्रीकल्चर में, जो आज की डेट में हम लोग एग्रीकल्चर कर। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे इकोनॉमी पूरा जो भी रहेगा। उसको झूम कल्टीवेशन को और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ना स्वीडनिंग भी बोलते हैं, SWIDDENING, स्वीडनिंग। तो ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है, हम बाद में चल के पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल में हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हो। तो इसमें हम 2 चीजें देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक आएगा हमारा स्टेटलेस सोसाइटीज, और एक आती है हमारी स्टेट सोसाइटीज। तो इनको हेडलेस भी बोला जाता है, एसिफेलिक बोला जाता है, और इनको हेड वाली बोला जाता है, सिफेलिक बोला जाता है। ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी 2-3 में। सबसे पहले बैंड आता है, ठीक है, तो बैंड के बाद फिर ट्राइब आती है, ट्राइब के बाद फिर चीफडम आता है, और स्टेट में फिर हमारी मोनार्की और स्टेट आ जाती है। तो ये एवोल्यूशन है किस चीज का, हमारी पॉलिटिकल एक सोसाइटी में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका। फिर ऐसे ही आगे चल के रिलीजन आ जाएगा। तो रिलीजन हम देखते हैं, रिलीजन की कैसे एवोल्यूशन हुआ। तो फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले मैजिक था एज पर क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, फिर उसके बाद रिलीजन आया, फिर उसके बाद आज की डेट में क्या आ गया, साइंस। फिर इसके अंदर भी हम तोड़ के देखते हैं कि मैजिक और रिलीजन, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि रिलीजन इन सिंपल सोसाइटी, तो साइंस तो नहीं था सिंपल सोसाइटीज में, तो उसमें जनरली मैजिक और रिलीजन ही। कुछ सोसाइटीज में हम देखेंगे वो डिफरेंशिएट ही नहीं करते मैजिक और रिलीजन में, उनके लिए मैजिक भी सेम है, रिलीजन भी सेम है। फिर हम मैजिक पढ़ेंगे। मैजिक 3 किस्म से परफॉर्म किया जा सकता है, या तो कुछ प्रोडक्टिव होगा, या तो प्रोटेक्टिव होगा, किसी को प्रोटेक्शन देनी है, या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। और जो प्रोडक्टिव वाला है ये और प्रोटेक्टिव, इनको हम लोग इकट्ठे व्हाइट मैजिक बोलते हैं। और जो किसी को हार्म करने वाला है, डिस्ट्रक्टिव, इसको हम लोग ब्लैक मैजिक बोलते हैं। तो व्हाइट मैजिक परफॉर्म करने के लिए हमने 3 बंदे रखे हुए हैं, कौन कौन, प्रीस्ट, फिर शमन और मेडिसिनल मैन। और ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने के लिए हमने 2 बंदे रखे हैं, सॉर्सरर और विच। तो इसमें हम पढ़ेंगे पूरा मैजिक वाले चैप्टर में। अभी हम क्लास में यही पढ़ रहे हैं ना, रिलीजन वाला चैप्टर, तो उसमें काफी इन डेप्थ हम ये चीजों को पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा क्या है ऋग्वेदा के टाइम्स में सोसाइटी कैसे बनी, उसका पूरा बताया कि सबसे पहले जन होते थे, फिर बड़े सारे जुड़ गए तो जनपद बन गए, फिर महाजनपद बन गए। ये हमने देखा कि हाउ मेनी महाजनपद, ये मैंने आपको सवाल पूछा था लास्ट में,
और आपने मुझे बताया था कि 16 महाजनपद होते थे जिसमें से मगध सबसे ऊपर था। फिर हमने डेफिनेशन देखी एक एक करके। सबसे पहले पॉल टॉपिनार्ड आया, इसने हिस्ट्री से रिलेट करके बताई डेफिनेशन। फिर हमने हस्कोविट्स देखा, इसने सोशल साइंस से करके बताई आपको डेफिनेशन। फिर हमने इसके बाद रेटली ब्राउन देखा, इसने बायोकल्चर एवोल्यूशन दिया जो हम अभी तक देख रहे थे ऊपर। तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, रेटली ब्राउन। वैसे रेटली ब्राउन कौन था? चैप्टर नंबर 6 सिलेबस खोल के देखो, ही इज योर फंक्शनलिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म। और स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म क्या होता है? ये सोसाइटी की तरफ से देता है। मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट, एक सोसाइटल एस्पेक्ट। तो ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट नहीं देता, ये सोसाइटल एस्पेक्ट देता है। और इन डेप्थ आपको बाद में पता चलेगा मैं किस सेंस में बोल रहा हूं। वैसे इसने क्या दिया? ऑर्गेनिक थ्योरी दी हुई। ऑर्गेनिक थ्योरी क्या होती है? ऑर्गेनिक थ्योरी आपकी ये बोलती है कि जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसका एक हाथ है, दो हाथ हैं उसके, ठीक है, उसकी टांगे हैं दो, तो ये क्या है? ये ऑर्गन्स है। तो ऑर्गन्स देखो अपना काम इंडिविजुअली कर ही रहे हैं। जैसे हाथ है तो हाथ का क्या काम है? जैसे कोई भी काम करना है हाथ से करोगे, कोई खाना खाना है, कुछ करना है, वैसी टांगे हैं, पैर हैं। तो जब ये सारे ऑर्गन्स इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है, तो इकट्ठे मिलके एक ह्यूमन बॉडी में एक साथ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है इसको एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये आपने याद रखना है, ये एग्जांपल आएगी आपकी स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। यानी कि हर एक बॉडी पार्ट की कोई अपनी एक, मतलब हमारी बॉडी की कोई एक नीड है, ठीक है, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे ऑर्गन्स जो हैं ये अलग अलग तरीके से इकट्ठे मिलके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जो कल्चर को समझाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक थ्योरी। और फिलहाल इस थ्योरी का प्रोपोनेंट कौन है? वो है रेटली ब्राउन। और इस थ्योरी को हमने नाम क्या दिया? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक, ये याद रखना। ये और इन डेप्थ हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। फिर क्रोबर आएगा, क्रोबर देखेंगे। क्रोबर ने क्या बोला कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू प्रेजेंट। फिर जैकब एंड स्टर्न, जो मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट आपने यही याद रखना है। ये जो इतनी सारी मैंने लिखा है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जैकब एंड स्टर्न की आपको याद होनी चाहिए। इसमें आपने कीवर्ड याद रखने क्या? साइंटिफिक स्टडी है किस चीज की? सोशल, कल्चर, फिजिकल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सिंस देयर अपीयरेंस अपॉन द अर्थ। तो एक तो साइंटिफिक स्टडी आपके उसमें होना चाहिए, और दूसरा सिंस देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ। फिर आज हम देखते हैं, अभी यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे हम आज देखते हैं कि क्या करना है। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसमें देखो अब आज क्या है। अब देखो ये व्हाइट से मैंने लिखा ना, ये ब्लैक हो गया, ये इसका गड़बड़। तो पहले ये ठीक था, ये अभी मैंने कुछ अपडेट किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। तो मुझे कोई ऐसा कलर चाहिए जो दिखे आपको, ठीक। तो मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बन के मिला है, एक एंथ्रो और लोगोस। एंथ्रो मीन्स मैन और स्टडी मीन्स और लोगोस मीन्स स्टडी। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये ईबी टायलर ने दी है। तो ये आपने याद रखना है कि ईबी टायलर वाज द वन हु गेव दिस डेफिनेशन दैट एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मैन। ये अगर आप कहीं पे एंथ्रो का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे रिलेट करके आप लिख देना। और ईबी टायलर कौन था? ब्रिटिश था। ये मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब देखो यहाँ पे मैन वर्ड जो आ रहा है ना, इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। कब हुई? इन 1960s। और 1960s में ऐसा वर्ड में क्या हो रहा था? 1960s में ना फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्या होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट? देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा आपसे ये चीज डिस्कस करने के लिए, ठीक। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब 1960s में क्या हुआ? 1960s में ना पूरे विश्व में एक मुहिम सी छिड़ गई रिगार्डिंग दिस योर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। और हर जगह पे जो फेमिनिस्ट थे इन्होंने बोला कि विमेन्स को राइट्स देने चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने जो हमारी स्टडीज थी उसको भी चेंज कराना चाहा। अब एंथ्रो का ये जो टाइलर ने डेफिनेशन दी थी, ये क्या था? स्टडी ऑफ मैन। अब स्टडी ऑफ मैन से क्या मतलब है? जो मैन है, हमने देखा कि मैन किसको बोल रहा है? बायोलॉजिकल टर्म को बोल रहा है। बायोलॉजिकल थिंग ऑफ मैन, जो बायोलॉजिकल ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो बोल रहा है मैन। तो मैन का उसने ये नहीं बोला था कि मैन इज अ मेल और फीमेल। मैन जब उसने बोला तो उसका मतलब यह है कि उस मैन में इंसान आएगा, चाहे इंसान मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांस हो, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन 1960s में जो फीमेल रिलेटेड जो ये मूवमेंट चले, इसमें बोला गया कि भाई ये अच्छा नहीं है वर्ड, ये एथनोसेंट्रिक है, आप इसमें सिर्फ एक ही जो जेंडर है उसको कवर कर रहे हो, मेल को कवर कर रहे हो, इसलिए आप मैन लिख रहे हो, तो इसमें वुमेन भी आनी चाहिए। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट
ने अपने हिसाब से जो मैन रखा था ये बायोलॉजी के टर्म्स में रखा था, और उसमें उन्होंने जेंडर डिफाइन नहीं किया था। मैन यानी कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन प्रोटेस्ट आया, और प्रोटेस्ट के बाद फिर क्या करना पड़ा, इसको मैन को चेंज करना पड़ा। अब मैन को फिर बाद में ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो फिर ह्यूमन लिख दिया, तो ठीक भी है, कुछ वर्ड्स करने भी चाहिए। जैसे आज की डेट में काफी डिबेट होता है कि चेयरमैन, जैसे राज्यसभा का चेयरमैन अपॉइंट होता है, तो बड़ी बार बोला जाता है कि चेयर वुमेन क्यों नहीं, है ना। तो वो बड़ी सारी जगह पे, अब देखो ये पुराना ट्रेडिशनल या जो भी आप इसको सिस्टम को बोल लो, ये उस तरीके से बना हुआ है। तो खैर एंथ्रोपोलॉजी में जो स्टडी ऑफ मैन है 1960s में, आफ्टर दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसको चेंज करा दिया गया। और क्या सिर्फ यहीं पे चेंज किया गया? नहीं, और भी काफी सारी जो जगहें हैं जहाँ पे वर्ड्स हमने चेंज किए। वो कैसे थे? जैसे मान लीजिए, एक अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप एक पढ़ते हो कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे? अफ्रीका में है। और वहां पे एक ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन। ठीक है, तो बुशमैन ट्राइब जो नाम है बुशमैन, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्राइब अपने आप को बुशमैन बोलती है? बुश क्या होती है? बुश मतलब झाड़ियां। ये नाम दिया अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज जब वहां गए, तो अंग्रेजों ने देखा कि मतलब सूखा इलाका था, बंजर इलाका था, कुछ झाड़ियां थी, और उन झाड़ियों में लोगों ने घर बनाए हुए थे, ट्राइब्स वहां रहती थी। अंग्रेजों ने उनको देख के अपनी तरफ से नाम दिया कि ये जो झाड़ियों में लोग रह रहे थे, बुशेस में जो लोग रह रहे हैं, उनका नामकरण उन्होंने कर दिया बुशमैन। तो क्या कोई अपना नाम खुद से बुशमैन कभी रखेगा? खुद सोच के बताओ मुझे, कभी भी नहीं रखेगा। तो इस तरीके से ऐसी चीजों को फिर एस्कीमोज आ गए। एस्कीमोज भी होता है कि जो विंटर मतलब सर्द जगह पे रहने वाले लोग होते हैं, उनको बोला जाता है। तो 60s में ये जो मुहिम चली नाम बदलने की, तो इसमें फिर क्या किया कर दिया गया कि बड़े सारे नाम चेंज कर दिए गए। जैसे बुशमैन है, तो बुशमैन का नाम चेंज कर दिया गया। एस्कीमोज है, एस्कीमोज का नाम चेंज कर दिया गया। तो वही मैंने यहाँ पे पेज पे लिख रखा है, जो कि आपने देखना है। तो अब क्या बोलते हैं मेंथ्रो को? इट्स दी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप लिखोगे पेपर में, तो पहले तो आप स्टडी ऑफ मैन ही लिखोगे, फिर लिखोगे लेकिन पोस्ट 60s नाउ वी से इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और फिर साथ में मैंने आपको ये चीजें बताई कि इसके साथ साथ फिर ये भी चेंजेस हुई। बुशमैन था, उसको अब हम कुंग्स बोलते हैं। एस्कीमोस थे, इनको इनुट्स बोलते हैं। और सैवेज को अब हम एक्सोटिक बोलते हैं। ये सैवेज की कहानी कहाँ से आई? तो देखो, ये सारा काम करा कौन रहा है? फ्रांस बोइस, जो कि फादर ऑफ क्या है? फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। तो सैवेज कहाँ से आया? देखो चैप्टर नंबर 6 जब आप देखोगे, इसमें देखो सबसे पहला है क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। तो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में 3 प्रोपोनेंट जो मेन है, उसमें कौन कौन से हैं? टाइलर, फ्रेजर और मॉर्गन। अब इसमें इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो कल्चर है, कल्चर का एवोल्यूशन बताया। इन्होंने बोला कल्चर इवॉल्व कैसे करते हैं। तो कल्चर के एवोल्यूशन की इन्होंने जो थ्योरी दी, उसमें इन्होंने बोला कि सबसे पहले इंसान क्या था? सावेज। फिर उसके बाद बना बार्बरिक, और उसके बाद आज की डेट में क्या बना है? सिविलाइज्ड। तो इन्होंने अपने आप को रखा सिविलाइज्ड में, मतलब जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, जो अंग्रेज खुद थे, अपने आप को इन्होंने बोला कि हम सबसे सिविलाइज्ड हैं, और बाकियों को कैटेगराइज करा दिया। बार्बरिक आगे जो एग्रीकल्चर करते थे, सिविलाइज मतलब जो फैक्ट्री वाले काम करते हैं आज की डेट में, जैसे आप अपने आप को बोलते हो। और जो लोग जिनका इकोनॉमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इनको बार्बरिक बोल दिया। और साविज बोल दिया किनको? जो जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर इकोनॉमी वाला नहीं दिखाया, जो फूड कलेक्ट करते थे, जैसे हंटर गैदरर हो गए और फिशिंग वाले हो गए, उनको इन्होंने रख दिया सावेज। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कराया। बाद में मैंने आपको साथ में बताया कि रिलीजन को भी कराया गया इसी तरीके से। सबसे पहले मैजिक बोला गया, फिर रिलीजन बोला गया, तो साइंस। तो इसको भी इसी के साथ एसोसिएट कर दिया कि जो लोग मैजिक परफॉर्म करते थे उनको सैवेज बोला, जो लोग रिलीजन परफॉर्म करते थे वो बार्बरिक हो गए, और उनका इकोनॉमी कैसा होगा? एग्रीकल्चर। और जो लोग साइंस में बिलीव करते थे इनको सिविलाइज्ड बोला, और इनका इकोनॉमी कैसा होगा? फैक्ट्री वगैरह। ठीक। तो लास्ट में जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ हमने रिलेट करके पढ़ना होता है ऐसे, और बहुत आसान बन जाता है। इसको रट्टा कभी नहीं, ना मैंने लगाया ना मैं चाहता हूँ आप लगाओ, तो आपको ये याद हो जाए। अब जो फ्रांस बॉयस आया, उसने बोला भाई ये चीज तो गलत है, तुम खुद अंग्रेज हो। तो ठीक है, तुम अगर अंग्रेज हो, तुम अपनी सोसाइटी को, विक्टोरियन सोसाइटी को सबसे प्राइम रख रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी वाले तुमसे कम है ना। उसने बोला हर कल्चर की अपनी एक हिस्ट्री है, उनकी अपना कल्चर इतना रिच है, डाइवर्स है, और खुद में वो यूनिक है। यानी कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म वाली उसने अप्रोच है, तो उसने फ्रांस बॉयज ने बोला ये खत्म करो, ये इस तरीके के नाम ही नहीं रखने हमने, ये गलत है, ये तुमने क्राइटेरिया ही गलत चुना है। हर कोई जो है ये अपने फील्ड में माहिर है। ठीक। तो उस हिसाब से फिर क्या किया गया कि जो सैवेज वर्ड था, इसको चेंज करके एक्सोटिक में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं? एक्सोटिक।
अब इससे रिलेटेड मैं आपको कंटेम्पररी टाइम से बताता हूँ इंडिया में भी और क्या चेंज किए गए। जैसे इंडिया में हम ट्राइब्स पढ़ते हैं ना, तो पहले थे पीटीजीज। पीटीजीज की फुल फॉर्म क्या थी? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसमें प्रिमिटिव वर्ड जो लगा था, इसके ऊपर भी ऐसी बात चली कि भाई प्रिमिटिव का क्या मतलब है, क्यों लिख रहे हो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स? तो इसको फिर अब क्या बना दिया गया? पीवीटीजीज। ये कमीशन बैठी थी, धिबार कमीशन, तो उसने ये चेंज कराया। पीवीटीजी का क्या हो गया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो नाम चेंज किया है, बाकी और कुछ ही नहीं। और इसमें कितने पीवीटीजी हमारे हैं? 75। हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स कितनी है? शेड्यूल कास्ट 705, शेड्यूल ट्राइब सॉरी, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अब ये जीरो हटा दो बीच में से, तो पीछे कितने रह गए? 75। ये क्या है? पीटीजी। पीटीजी नहीं अब हम बोलते हैं, हम पीवीटीजी बोलते हैं। और पीवीटीजी कौन सी ट्राइब्स है? जो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई ट्राइब्स है। कुछ ट्राइब्स ऐसी है ना जिन्होंने जैसे रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, एसटी स्टेटस जिनको मिला हुआ, तो वो पढ़ लिख गए हैं, उनकी नौकरियां भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहती हैं, जिनका अभी भी किसी के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं है। जम्मू कश्मीर में याद रखना एक भी पीवीटीजी नहीं है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो अभी बख्शी रिपोर्ट गई है जिसमें पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को भी एसटी दिया जा रहा है, तो इसमें याद रखना कि इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो गुज्जर बकरवाल पॉपुलेशन है ना जम्मू कश्मीर की, इनको किसमें डालो? पीवीटीजी। तो इससे क्या होगा? यहाँ डालने के बाद इनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे पीवीटीजी में डालने के बाद, ये याद रखना। टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी है, जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो और क्या नाम चेंज किया हुआ? जैसे आपको याद होगा कि जो लोग डिसेबल्स होते हैं, ठीक है, पहले क्या बोलते थे? डिसेबल। अब इनको क्या बोलते हैं? अब इनको बोलते हैं स्पेशली एबल्ड, है ना। हिंदी में भी इनका नाम रख दिया हुआ है दिव्यांग। तो ये इस तरीके से देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, टाइम बदलता है, लिबरल सोच आती है लोगों की, तो हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं इस तरीके से। तो चलो पढ़ने के हिसाब से हमें फिलहाल देखना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये क्या बोलता है कि एंथ्रो स्टडी क्या क्या करता है। स्कोप देखना है ना हमने, तो हम मीनिंग तो देख चुके हैं, अब हम स्कोप पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो एंथ्रो क्या स्टडी करता है? एंथ्रो बेसिकली ह्यूमंस को स्टडी करता है इन दियर टोटलिटी। अब टोटलिटी में क्या क्या आ जाएगा? टाइम एंड स्पेस। टाइम क्या? वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन एवोल्यूशन। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन यानी कि वेरियस, मतलब ह्यूमन जैसे पहले था, आज तक कैसे बना, पूरी इसकी बायोलॉजिकल और कल्चरल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हिस्टोरिकली इंसान को ये पढ़ता है। और थ्रू आउट स्पेस। स्पेस ये आसमान वाला स्पेस नहीं है, ये स्पेस है आपका ज्योग्राफी वाला। ठीक है, जैसे मैप पे बना लो, मैप बना लो, तो ये अलग अलग जगह पे, मतलब मान लो अफ्रीका में, इंडिया में, ऊपर रशिया में, इधर यूरोप में, वो सारा। तो ऑल ह्यूमन ग्रुप्स रिसाइडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये स्पेस बेसिकली आपका ज्योग्राफी की टर्म्स में। इसमें आपने आसमान में नहीं पढ़ना, ये नहीं सोच लेना कि हमने मार्स पे जाके तो वहां ह्यूमंस के बारे में पढ़ना। ये स्पेस क्या है? आपका ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। और यहाँ पे देखो, अब ये दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैन था, ये क्या था? ये बायोलॉजिकल बीइंग था। तो मैन को रेफर किया जाता है बायोलॉजिकल बीइंग। ये मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जरूरत नहीं थी हमें मैन को कन्वर्ट करने की, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। और मैन से फिर अभी हमने ह्यूमन कर दिया। ह्यूमन क्या आ गया? एक सोशल एस्पेक्ट आ गया इसका। ठीक है, तो आपने इसे ध्यान रखना है इसका। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जो हमने आज देखना था, वो था स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी।